जवाब दे जाना है फार्म और सलान आप लोगों को, ठीक है, अगर पता रहे यहाँ पे ही है। अच्छा वो मेरा रिसेंट वाला काम था, वो हाँ भी जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा जी, सर अब हमने जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह कर ली है, ठीक है। अब हमने उसको मतलब हमारा फ्रंट एंड जो है ना वो हो गया है। फार्म इधर ही है तू, हाँ जी, इधर ही इधर ही। ठीक है। अब हमने करनी है जी पीएचपी, ठीक है। अब पीएचपी कैसे चलती है? सबसे पहले तो पीएचपी ने चलना होता है एक सर्वर पे, ठीक है। तो या तो वो ऑनलाइन सर्वर होगा, जैसे कोई होस्टिंग हम खरीदते हैं उस पर सर्वर होता है, ठीक है, वो होती है, वो आपको सर्वर देते हैं। या तो हम क्योंकि लेकिन हमने जब वेबसाइट बनानी होती है तब ये नहीं हो सकता हम हर दफ़ा कोई चेंजिंग करें, उसको पहले वेब अपलोड करें फिर वो चेंजिंग देखेंगे क्या हुई है चेंज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जो है ना हमारे लैपटॉप के अंदर ही, हमारे कंप्यूटर के अंदर ही एक लोकल सर्वर बना देता है, ठीक है, लोकल सर्वर बना देता है, ठीक है। वो उसको सॉफ्टवेयर का नाम है जी जैम्प। वो यहाँ पे अपाची फ्रेंड्स ये लिंक है, ठीक है, यहाँ से आपने जैम्प डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये आपने यहाँ से आपने जैम्प डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आ जाएगा मतलब ना, ये उसका आइकन है, इसको आपने ओपन करना है। जब अभी दिखा देता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। ये दो सर्विसेज है ना जो अपाची और माई एसक्यूएल, ये स्टार्ट करनी है, लेकिन अभी हम के लिए पीएचपी कर रहे हैं तो उसके लिए के लिए अपाची करनी है, ठीक है। जब माई एसक्यूएल तब करनी है जब हमने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। अभी फ़िलहाल हम के लिए पीएचपी करेंगे तो अभी हमने ये के लिए अपाची ही करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपाची जहाँ पे डाउनलोड हुआ होगा ना, अगर सी में अक्सर होता है, सी में यहाँ पे करके ना जैप ये फोल्डर बनता है, लेकिन मैंने ये डी में किया हुआ है। ये इसके अंदर ना जैप में जाना है, उसके अंदर जाना है अपने एच टी डॉक्स ये वाले फोल्डर में, और आपने यहाँ पे कोई फोल्डर बना के उसके अंदर आपने अपनी चीज़ें रखनी है। अब आपने जो भी काम रखना है वो एच टी डॉक्स के अलावा किसी फोल्डर के अंदर नहीं करना, ठीक है, पीएचपी का काम। क्योंकि आपने जब यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है ना, जब आपने अपना लोकल सर्वर खोलना है, यहाँ पे ये देखें लोकल होस्ट लिखा अकेला, लोकल होस्ट लिखेंगे जब वो स्टार्ट करने के बाद अपाची, तो आपके सारे वो एच टी डॉक्स वाले फोल्डर आ जाएंगे, ठीक है, जिनमें आपने अपना काम रखा है, जो मैंने जिनमें अपना काम रखा है वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके आगे जो आपके फ़ोल्डर का नाम है, मेरे वाले फ़ोल्डर का नाम वेब क्लास है, ठीक है, मैंने वो ओपन किया, उसके अंदर जो फोल्डर है वो आ गए, तो मेरे वाले का नाम है पीएचपी, ठीक है। अब आपने इस पीएचपी वाला फ़ोल्डर ये मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसके अंदर जो आपने फ़ाइल रखनी है वो वहाँ पे शो होगी। सबसे पहले तो फाइल का नाम है, ठीक है, क्लास वन डॉट, पहले एच टी एम एल लिखते थे, अब हमने लिखना है डॉट पी एच पी, ठीक है। अब जो भी एच टी एम एल है वो हमने जो है वो इसी पी एच पी के अंदर करनी है, ठीक है। पी एच पी से हमने क्या क्या काम करने हैं, सबसे पहले तो हमने इसको डायनेमिक बनाना है, वेबसाइट को डायनेमिक कैसे, जैसे कोई ब्लॉग है या कोई साइन अप वगैरह हो रहा है, ठीक है, जैसे फेसबुक है उसमें आप लोग साइन अप करते हो तो आपकी सारी डिटेल जो है वो उनकी डाटाबेस के अंदर सेव हो जाती है। वो कैसे होती है, वो ऐसे ही किसी लैंग्वेज से, जो सर्वर साइड की लैंग्वेज है उससे होती है, ठीक है। हमारे केस में वो पीएचपी होनी है और डाटाबेस उसकी क्या होनी है जी, क्या उसको कहते हैं, माई एसक्यूएल, ठीक है। अब जैसे ये एक वेबसाइट है, पीएचपी से क्या होता है कि आपकी अगर कह लें कि जैसे ब्लॉग है ना, कहने कि आपने अपनी वेबसाइट पे 10 या 20 या 30 जितने भी ब्लॉग्स अपलोड किए हैं, आप क्या करोगे कि आप हर ब्लॉग के लिए अलग जो है पेज बनाओगे, या फिर आप एक पेज बनाओगे और उस पर हर ब्लॉग का डाटा, अलग अलग ब्लॉग का डाटा फैच करी जाओगे। जैसे ये है ना, अभी ये मैं इसको ओपन करता हूँ एक जॉब को, ठीक है, ये जॉब की वेबसाइट बनाई है मैंने, इसको मैंने एक जॉब ओपन की है, बंद नहीं हो गया,
इसको। किसी बंद कर दो ना अपने, ठीक है। ये भी देखिए, ये जो पेज है इसका क्या नाम है, job.php। ये पेज एक ही है, लेकिन उसके जो आगे है ना ये वाला, ये पैरामीटर उसका चेंज है। आईडी, ये जॉब की आईडी क्या है 133, तो 133 जिस जॉब की आईडी होगी उसका सारा डाटा इस पेज पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं कोई और जॉब खोलूँगा तो जो पेज है ना, जो पेज है वो सेम ही रहना है हमेशा, पेज वही रहना है job.php, लेकिन चेंज क्या होनी है सिर्फ उसकी आईडी। उस आईडी की बेस पे उसने पीछे डाटाबेस से उसका सारा डाटा उस जॉब का निकाल के इस पेज पे शो करवा देना, ठीक है। मतलब हमने ये वेबसाइट को डायनेमिक कर दिया। अब वेबसाइट इस तरह नहीं है कि जो डाटा पड़ा है एक पेज पे वही आएगा। हमने उसको PHP के साथ उसको हमने ऐसे कर दिया कि वो हर जॉब का अलग अलग डाटा भी देखें। job.php पेज का नाम है यहाँ पे, ये देखें job.php पेज का नाम है, लेकिन इसकी आईडी अब चेंज है। अब इस आईडी की बेस पे वो उसका डाटा फैच कर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट डाटा है, वो पीछे वाला डिफरेंट डाटा था, ठीक है। इस तरह हम इसको करते हैं PHP के साथ, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे पहला पेज बना लेते हैं, साथ वो खोल लेते हैं। अनस रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक हो गया। मतलब हमने वेबसाइट को इस तरह कर देना है कि वो अपना डाटा खुद अपनी बेस पे सर्च करे, कोई डाटा हम सेव कर रहे हैं वो सेव करे, लॉगिन साइनअप वगैरह सारा फंक्शन जो है वो PHP के थ्रू होना है। और इस तरह नहीं है कि PHP कोई अलग चीज़ है, इसने HTML के साथ ही काम करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कि HTML के साथ कैसे काम करना है इसमें। मतलब आपने HTML की लैंग्वेज भी इसके अंदर ही यूज़ करनी है। सबसे पहले तो इसका इंट्रो वगैरह आपको बता दिए। इंस्टॉल आपने क्या क्या करना है, ज़ैम्प इंस्टॉल करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको यार, ज़ैम्प इंस्टॉल करके उसका जो है अपाची जो है वो स्टार्ट करना है, पहला वाला जो है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आए थे सीधा, अच्छा जी, इसको अभी कैसे करते हैं हम, PHP यूज़ कैसे करते हैं। जहाँ पे भी आपने PHP यूज़ करनी है, सबसे बड़ी पहली चीज़ ये है, आपने उसको इस तरह के कोड के अंदर रखना है। जैसे HTML यूज़ करते थे, उसका हेड, उसका एक HTML का टैग होता था ना, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसी तरह ये PHP का ये टैग है। जहाँ पे भी बेशक आपने HTML के दरमियान में कोई PHP यूज़ करनी है तो वो आपने इस तरह के उसमें रखनी है, ठीक है। इस तरह के ब्लॉक के अंदर ट्रायंगल ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, PHP है, फिर आगे इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर कोड ज़्यादा लाइंस का है तो आप इसको आगे नेक्स्ट लाइंस पे लेके जा सकते हो। अब ये ज़्यादा लाइन का हमें लिखना है इसलिए इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब डाटा PHP में कोई चीज़ आपने शो करनी है, कोई चीज़ आपने दिखानी है तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे उसमें था ना कंसोल लॉग था, अलर्ट था जावास्क्रिप्ट में, इसमें है एको। कोई स्ट्रिंग है, कोई वेरिएबल है, कोई नंबर है, कुछ भी है, उसको आपने एको करना है, ठीक है। ये देखें ज़रा, और इस तरह जहाँ पे भी आपने स्टेटमेंट ख़त्म करनी है जावास्क्रिप्ट की तरह, उसके एंड पे आपने क्या लगा देना है, सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। ये देखें क्लास 1 आ गई है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे एको हो गया, शो हो गया, मतलब ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका सेम है जी, प्रिंट का। प्रिंट इस तरह और अंदर उसके आपने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ये प्रिंट और एको का काम तकरीबन एक ही है, इसलिए हम एको यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें इस तरह ब्रैकेट्स नहीं डालनी पड़ती, ठीक है। ये देखें ज़रा, अब इसमें मैंने कोई HTML का टैग डालना है। अब यहाँ पे मैं इसको अलग अलग लाइन में करने के लिए HTML का टैग डालना है, तो वो कैसे डालूँगा बताओ ज़रा, कोई बताइए जल्दी। ये दूसरे वाले हेलो वर्ल्ड को मैंने नीचे वाली लाइन पे लेके आना है, कौन सा HTML का टैग यूज़ करेंगे, बताएं आप तीनों में से कोई बताए। इसमें BR। हाँ, तो वो कैसे यूज़ करना है, ऐसे ये होता है ना टैग, इसी तरह है ना टैग इसका लाइन ब्रेक का। हाँ जी, यही होता है वैसे तो नॉर्मल। हाँ जी, लेकिन सेमीकोलन भी इसमें। बात सुने, नहीं, अब इसको हमने PHP में हमने लिखा है ना, PHP वाले ब्लॉक के अंदर यूज़ किया इसको, तो हमने इसको ऐसे नहीं लिख देना। ये पहले तो इसने स्ट्रिंग में आना है, इसको हमने करना है एको और स्ट्रिंग के अंदर BR,
और आगे उसको बंद करना है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये ऐसे आएगा नीचे। अगर वैसे आप लिख दोगे तो उसने उसमें सर्च करने लग जाना है कि ये कोई है चीज़ कि नहीं। ये देखें ज़रा, ये मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी के अंदर जाके। ये देखें हेलो वर्ल्ड, फिर BR, फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जैसे HTML में होता है। अगर आपने इसके बाहर कोई चीज़ लिखनी है ना ऐसे PHP के बाहर, तब आप सीधा ऐसे लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड, या आप कोई भी HTML का टैग जो है वो आप ये नीचे आप इसके HTML भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर नहीं, ठीक है। मतलब HTML के टैग इस तरह HTML हो गया, टाइटल हो गया, हेड हो गया, जो भी है वो आप नीचे शुरू कर सकते हो। लेकिन PHP के अंदर अगर आपने कोई चीज़ शो करवानी है उसके लिए आपको ये एको करना पड़ना है, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर वैसे नहीं लिख सकते आप। तो ये जो हमने शो करवाई, ये करवाई किस लिए, मतलब क्या इसका है? ये वाला इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो हमने शो करवाई है। ये आपको बस ये बताया कि एको और प्रिंट यूज़ होता है PHP में कोई भी डाटा शो करवाने के लिए। वो आगे आएगा, डबल ही पढ़ेंगे एक बार। वो आप देख सकते हैं कि अगर उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जैसे हम कभी कभी वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं, अनस ये कोमा डाल के ऐसे जैसे डालते हैं। अगर आपने अंदर सिंगल कोमा कोई आ रहा है तब आपने बाय डबल कोमा यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर कोई बाय कोई नहीं आ रहा तब आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने अंदर डबल कोमा कहीं यूज़ करना है, कहीं किसी किसी जगह हम इस तरह कर देते हैं ना कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ लिखने के लिए ही सेड, ठीक है। अब इसमें एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो बाहर वाले कोमा इसको लग रहा है कि ये वाली स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और फिर उससे अगली स्ट्रिंग शुरू हुई है यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म, और ये दरमियान वाला जो है ना ये कोई एरर आ गया। तो तब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके जो बैकवर्ड स्लैश है ना ये वाली, ये डाल देनी इस तरह और इस तरह, जो अंदर यूज़ हुए हैं उनसे पहले फिर वो कोई इशू नहीं करेगा। ये देखिए ज़रा, ये देखें, ठीक है। अब ये कोई इशू नहीं करा। लेकिन अगर हम वो स्लैशेस नहीं डालते तो क्या होगा जी? तो ये होगा सिंटैक्स एरर आ रहा है, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई। उसको लग रहा है ये कोई वेरिएबल है जो हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये डाला, ये आगे आएगा, ये भी इसका नहीं, हमने इसको नहीं छीना, ठीक है। दो मेथड आपको बता दिए हैं कि डाटा चला गया था आपका मेरे ख्याल से, तो बीच में पता नहीं आपने स्लैश का क्या बताया, वो समझ नहीं आई। मेरा गया था, हाँ जी, उसको भी नहीं पता चला, मैं तो आपको भी, मुझे भी वो वहीं पे रुक गई थी स्क्रीन। अच्छा, वो इस तरह है कि अगर आपने ना इन्वर्टेड कोमास के अंदर, मतलब ये बाय डबल इन्वर्टेड कोमास है, अंदर भी आपने कोई चीज़ आ गई है, जैसे हम डबल इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते हैं ना, तो वो यूज़ करनी है, ही सेट करके इस तरह कुछ लिखना है, ठीक है। अब उसको क्या लग रहा है प्रोग्राम को कि ये वाली स्ट्रिंग जो है यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है, और फिर अगली स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये दरमियान वाला कोई वेरिएबल वगैरह है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल तो हमने को बताया नहीं हुआ, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। ये देखें, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, जो डबल इन्वर्टेड कोमास उनसे पहले ये वाली स्लैश लगा देनी, जो अंदर यूज़ हुए हैं, बाहर यूज़ हुए हैं उनसे पहले नहीं लगानी, जो बाहर यूज़ हुए हैं उनको कुछ नहीं करना। अगर अंदर हमने सेम इन्वर्टेड कोमा यूज़ किया तब स्लैश डालनी है। हाँ वाले की जरूरत थी कि ये रहने आ देखना, फिर उन्होंने लगूगा आ वाली स्ट्रिंग इत्थों शुरू होके इत्थे खत्म हो गई है। वो नहीं है इन्वर्टेड कॉमर्स की गल करदा पैराग्राफ जिने पूरा लिखना वो अगर किसी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਕੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਅਸੀਂ PHP 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਐਕੋ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ PHP ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, वेरिएबल नहीं, अरे शो कराने के भी दो तरीके आ, तो स्ट्रिंग वेरिएबल वगैरह कुछ भी होया उन्हें आ शो, इन्हें वो शो करवा देना, पर वेरिएबल शो करवाना वा और अरे शो करवानी होता किदा समझ लो कि एक अरे असी बनाने से जिदा जावास्क्रिप्ट उदा ही बनानी है। वो तरीका जी प्रिंट आर, ठीक है। प्रिंट आर का मतलब होंगे वा अरे, ठीक है। वो आप किदा शो करानी है, ये अंदर आप कोई अरे लिख दें, अरे 1, दूसरा वेरिएबल 2, तीसरा वेरी 3। आ देखिए जरा हम अरे कितना शो होगी, आ देखो
इनू भी ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਅਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰੇ ਦੇ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ 0 ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੀਸਰਾ ਮਤਲਬ ਆ 1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਅਰੇ ਦੀ 0 तो स्टार्ट बताओ ज़रा ये ऑनलाइन वाले ये टू कौन सी पोजीशन में पड़ा है फॉर्म 1 टू। पहली पोजीशन पे हाँ और 3 कौन सी पोजीशन पे पड़ा है 3 दूसरी हाँ और 1 कौन सी पोजीशन पे इसको कहते हैं इंडेक्सेस ठीक है 0 एक ये तरीका है और दूसरा तरीका है जी वो है वायर डंप ठीक है ये वाला ये देखें अब वायर डंप में क्या है वो बताता है पहले कि अरे है उसके बाद ये भी बताता है कि अरे की लेंथ कितनी है उसके बाद ये भी बताता है कि हर जो एलिमेंट है उसमें 0 पे उसने बताया कि स्ट्रिंग पड़ी है उस वो है उसकी लेंथ है 1 है स्ट्रिंग की और आगे जो स्ट्रिंग है वो भी बताई फिर उसने बताया 1 पे क्या पड़ा है स्ट्रिंग पड़ी है उसकी लेंथ भी 1 है और उसकी वैल्यू भी बताई 2 पे क्या अगर हम बगैर इसके भी लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के तब ये कौन किसकी डाटा टाइप क्या होगी इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर वाले की डाटा टाइप क्या होगी बताएं ज़रा अब इसकी डाटा टाइप क्या है ये क्या चीज़ है ये देखिए ज़रा वेरिएबल बन जाएगा नहीं वेरिएबल नहीं बन जाएगा ये इंटीजर्स हैं अब 1 2 3 बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स के ठीक है ये देखिए अब वो बता रहा है लेंथ तो अभी भी 3 ही है ठीक है 3 एलिमेंट्स पड़े हैं उसके अंदर 0 के अंदर उसकी टाइप है इंटीजर और लेंथ 1 है ठीक है उसके बाद 1 पे टाइप इंटीजर है अच्छा लेंथ नहीं बता रहा उसमें वैल्यू बता रहे हैं इंटीजर और 2 इंटीजर है 2 पे इंटीजर है और 3 है जी उसकी वैल्यू ठीक है इस तरह आप रे को शो करते हैं ठीक हो गया उसके बाद उसके और क्या क्या बताया सिंटैक्स बता दिया ये इसका जरा रिपीट करवा दें ये जो डंप वाला आपने लिखा ये वायर डंप प्रिंट आर और वायर डंप इसमें आप रे भी शो करवा सकते हो वेरिएबल भी शो करवा सकते हो लेकिन वायर डंप में क्या है वो उसकी ना सारी टाइप्स भी बताता है कि क्या चीज़ है पहले तो उसने बताया अरे है ठीक है उसके बाद उसने बताया उसकी लेंथ कितनी है अरे की लेंथ है ना 3 मतलब उसमें 3 एलिमेंट्स पड़े हैं 1 है 2 है और ये तीसरा ये है ठीक है उसके बाद उसने अरे अब उसके अंदर आ गया ये वाला हिस्सा अरे के अंदर का है ठीक है उसमें उसने बताया कि उसकी 0 वाली जो इंडेक्स है उस पर पड़ा है एक इंटीजर जो क्या 1 है उस पर दूसरी पोजीशन मतलब पहले इंडेक्स पे इंडेक्स 1 पे पड़ा है जी इंटीजर 2 और दूसरे इंडेक्स पे पड़ा है जी इंटीजर 3 ठीक है वायर डंप ने ये करना है लेकिन हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं एको ही हमने यूज़ करना है अरे क्योंकि हम इस तरह डायरेक्टली नहीं शो करते कि उसके साथ ये सब कुछ भी आ रहा हो हमने अरे को एक तरीके से यूज़ करना होता है ताकि उसकी जो है वो हमें अकेले हमने एलिमेंट को जाके वो करना है जैसे उसमें फोर लूप से किया था ना अरे को पूरी अरे हमने इस तरह फोर लूप से बनाई थी उसी तरह हमने पूरी अरे इसमें भी फोर लूप से ही बनानी है फोर लूप से ही मतलब उसको शो करवाना होता है ठीक है समझ आ गई इतने की तो ये यूज कहाँ पे होती है अरे यूज़ होती है आपने कोई इस तरह के ये कह लें कि वेबसाइट कोई खोल लो कोई खोल लेते हैं अभी ये वेबसाइट है इसमें ये देखें ज़रा इसमें जो सारी जॉब्स शो हो रही हैं ये डाटाबेस मैंने क्यूरी लगा के डाटाबेस से डाटा फैच कर लिया उसके बाद मैंने ये अरे में आती हैं ठीक है मैंने ये सारी अलग अलग तो नहीं ना लिखी मैंने कि इसके अब नई कोई अपलोड करेंगे वो मैं यहाँ पे अलग आके तो नहीं ना लिखूँगा मैंने ये अरे लगाई है कि जितना भी डाटा है मैंने डाटाबेस में पढ़ा वो सारा यहाँ पे शो हो जाए इसकी लेकिन मैंने लिमिट रख दी है रे की 5 ठीक है वो आई लेस दैन 5 रख दिया इस वाली रे की मैंने रख दी 6 ठीक है आई लेस दैन 6 रख दिया ये देखें 6 आ रही शो पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा ठीक है उसके बाद ये इस वाले में भी मैंने इसकी 6 लगाई है मतलब जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने वहाँ रे नहीं तो ये तो फिर बेसिकली वो काम हो गया ना जैसे हम डिव का लेते होते हैं ये डिव वो हमने जो डिव है उसको हमने PHP में यूज़ किया है ना एको उसमें डिव को हमने PHP में रख के उसको एको करवाया है और लगा रहे दिया हमने जो भी डाटा आ रहा है वो डिव में अगर जो उसका टाइटल है वो डिव में इस यहाँ पे शो हो जो उसकी कंपनी का नाम है वो डिव में यहाँ पे शो हो जो उसकी इमेज है वो यहाँ पे शो होगी ठीक है लोकेशन यहाँ पे और टाइम यहाँ पे और फिर पूरी डिव जो है उसको हमने करवा दिया एको
वो हमने रखी है जी लूप में। अब लूप पहली दफ़ा चलेगी, ये वाले सारा डाटा शो हो गया, एको हो गया पूरी डिवी। उसके बाद दूसरी दफ़ा चली, ये वाली डिव शो होगी। तीसरी दफ़ा चली, ये वाली डिव शो हो गई है। चौथी दफ़ा चली तो ये वाली शो हो गई। ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਧਰ ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा डाटा आ गया ना, मतलब रे ਦੇ ਵਿੱਚ आ गई चीज़ां। पहली जॉब का सारा डाटा आ गया, ठीक है। उस तो बाद दूसरी जॉब का डाटा ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਵ ਨੂੰ। ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਡਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। अच्छा जी, अच्छा जी, शो जॉब्स आर। ये देखिए ये सारी पीछे क्यूरीज वगैरह लगी हैं। आगे इसको कैसे किया है ये देखें ज़रा। ये रे यूज़ हुई है डू वाइल वाली, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखें डू वाइल वाली रे यूज़ हुई है, ठीक है। वो भी रे नहीं कह रहा हूँ, लूप, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने ये देखें ज़रा, ये पूरी डिव जो है वो मैंने पूरी डिव का कोड रख दिया ना, डिव पी वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं। ये देखें ज़रा, ये वाला पूरा कोड आपने देखना है। ये जैसे हमारा HTML का कोड है ना, पूरा डिव को क्लास दी हुई है, सब कुछ है। और है भी ये बूटस्ट्रैप का कोल MD6 कार्ड कार्ड बॉडी टेक्स्ट स्टार्ट, ये सारी मैंने HTML दी है। अब जहाँ पे जो चीज़ चेंज होनी है, उसका टाइटल चेंज होना है, वो मैंने अरे के हिसाब से दी है। अरे हम ऐसे ही करते हैं ना, अरे का वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल है, और उसका फिर इंडेक्स का नाम। वहाँ पे 0 1 2 3 इंडेक्स होता है, यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स उनके नाम ही दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइटल शो होगा F5 के अंदर, ठीक है। ये देख लेते हैं हम अभी, वहाँ पे कार्ड टाइटल उसका ID थी, ये देखें ज़रा, कार्ड टाइटल H5 नज़र आ रही है ना, जूम कर दूँ। कार टाइटल H5 उसके अंदर जो है वो A के अंदर वो सारा शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वो शो होगा। उसके बाद कैटेगरी शो होनी है, ये देखें ज़रा, ये उसकी कैटेगरी इसके अंदर शो होनी है। ये अच्छा हाँ, ये कैटेगरी है, ठीक है। मतलब हमने पूरा HTML का जो पूरा कोड है वही हमने वेरिएबल के अंदर रख के बाद में हमने इस वेरिएबल को शो करवाना है। ये तो एडवांस चीज़ है ना। आपको जैसे बताया वो आप उसमें मतलब आपने यहाँ पे एको लगा दिया, तो वो प्रॉपर फिर हमें समझ तभी लगेगी ना जब। तो हाँ ना, तो फिर साथ इसलिए साथ कह रहे हैं करेंगे। जो वो आपको करवा रहा है आप उसी पे भी ध्यान रखें। अभी फ़िलहाल हमने किया है कि PHP लिखनी कैसे है, ठीक है, एको करने की क्या तरीके हैं, ठीक है। एको करने के ये देखिए, इन्होंने बताया कि लफ्ज़ छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा वेरिएबल भी करने, अच्छा जी, बस ये है। अब इसके अलावा क्या BR का जो इन्होंने किया है, BR का तो इन्होंने इकट्ठे कर दिया एक में रख के, एक ही एको में रख के। वो तो आप इस तरह कर सकते हैं ना कि यहाँ पे BR जो है आप इसके आगे लिख दें, ये स्ट्रिंग ही है, वो तो कोई मसला नहीं है। बेशक अलग लिख लें, बेशक उसी स्ट्रिंग के एंड पे लिख लें, ये शुरू अगली स्ट्रिंग के शुरू में लिख दें, वो नहीं कोई इशू है। BR तो यूज़ नहीं होता, हमने पैराग्राफ में लिखना, पैराग्राफ वैसे उसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे हम उसमें HTML में कमेंट्स देते थे, इसमें कमेंट्स कैसे देने हैं, कैसे देते हैं भला। विजुअल स्टूडियो में कमेंट देने का सिंपल तरीका, हर जो मर्जी लैंग्वेज हो, सिंपल तरीका क्या है भला विजुअल स्टूडियो में कमेंट देने का, बताएं ज़रा। शिफ्ट स्लैश नहीं, कंट्रोल स्लैश, ठीक है, कंट्रोल स्लैश को दबाना है, ये कमेंट हो गया। वैसे अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है तो आपने कैसे देना है, उसके शुरू में 2 स्लैशेस डाल देनी है, ये वाली, ठीक है। वो पूरी लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर आपने ज़्यादा लाइनें कमेंट्स करनी है, वो सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबा दो, या फिर हर लाइन के शुरू में आप वो डाल दो डबल स्लैश, ठीक है, इस तरह, तो वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी है कि आपने एको प्रिंट वगैरह कैसे करना है और आपने वो स्टेटमेंट्स कैसे देनी है, समझ आ गई है। और स्टेटमेंट कह रहा हूँ, कमेंट्स कैसे लिखने हैं जी, ठीक है ना। अब लास्ट थिंग हमने आज करनी है वो है कि वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, वेरिएबल कैसे, इसमें वेरिएबल बनाने का क्या तरीका है, ठीक है। उसमें तो हम लिखते थे ना ऐसे var नेम इक्वल्स टू अनस, इस तरह
इसमें अब कैसे है, इसमें आसान है। इसमें है डॉलर का साइन लिखना है, वेरिएबल का नाम और आगे जो उसकी वैल्यू है अनस, ठीक है। इस तरह सिंपल है। आपने दूसरी दफ़ा यूज़ करना है, मतलब इसको एको करवाना है, एको सेम उसी तरह ये कर देना है, कोई वार वो नहीं लगाना। उसमें ये था ना पहली दफ़ा वार लगाना था, बाद में आप ऐसे यूज़ करी जाओ। नेम की जगह कोई भी आ सकती चीज़। हाँ, ये वेरिएबल का जहाँ नाम है ना, वेरिएबल का नेम जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है, वो आपका अपना होता है, लेकिन आपने मीनिंगफुल नाम रखने होते हैं। मतलब अब मैं दूसरा वेरिएबल एक बनाता हूँ ABCD, उसमें रख देता हूँ 23। ये आपको समझ नहीं आ रही। अब आपने थोड़ी देर 2 साल बाद अपना कोड देखते हो कुछ चेंजिंग के लिए, आपको समझ नहीं ये 23 क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं इसका नाम एज रख देता हूँ तो मुझे समझ आ जाएगा ये मैंने अपनी एज इस वेरिएबल में सेव करवाई है, ठीक है ना। समझ आइए इसकी। तो हमने नाम जो है मीनिंगफुल रखने होते हैं, और उसके अलावा थोड़े से इसके रूल्स होते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट्स दे के रूल्स लिख देता हूँ कि वेरिएबल कैसे लिखना होता है। सबसे पहले तो आपने जो है वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं लिखनी, मतलब आपने इस तरह नहीं लिख सकते नेम ऑफ अनस, मतलब इस तरह आप नहीं लिख सकते, या इस तरह माई स्पेस नेम। ये वेरिएबल ये जो है वो गलत है, ठीक है। मैंने क्रॉस लगा दिया है, बल्कि क्रॉस की बजाय ना यहाँ से अच्छा ठीक है। ये क्या है जी, गलत है, ठीक है। सही क्या है, माई अंडरस्कोर नेम, ये जो है ये चीज़ जो है वो सही है, ठीक हो गया। ये एक पता लग गया फ़र्क, नाम कैसे लिखना, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम कैसे लिखना है। उसके अलावा यही सारी चीज़ें फाइल नेम में भी यूज़ होती हैं। स्पेस नहीं डालनी फाइल के नाम में, ठीक है। जो मर्जी बेशक HTML की है, CSS की है, PHP की है, फाइल के नाम में स्पेस नहीं डालनी, उसकी जगह आपने डालना है अंडरस्कोर, और ना ही आपने डालना है माई ये वाला नेम, इस तरह भी नहीं लिखना। ये डैश नहीं डालनी, अंडरस्कोर डालना है। डैश अंडरस्कोर में फ़र्क होता है, डैश दरमियान में होती है, अंडरस्कोर नीचे करके होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये ऐसे नहीं लिखना वन नेम, ये जो है ये भी गलत है, ठीक है। क्या है, आप जो है नंबर जो है वेरिएबल में स्टार्ट के बाद लिख सकते हो, मतलब शुरू में जो है वो अल्फ़ाबेट ही आना चाहिए, ठीक है। शुरू में आपने जो है वो नहीं लिखना, क्या उसको कहते हैं, नंबर नहीं लिखना कोई, ठीक हो गया। और तीसरा और क्या है इसके अलावा, आप दरमियान में लिख सकते हो, नाम एंड पे लिख सकते हो, और नाम नहीं नंबर एंड पे लिख सकते हो, दरमियान में लिख सकते हो, पहले लेटर के फ़ौरन बाद लिख सकते हो, लेकिन उसमें नहीं लिख सकते। अब अच्छा है, ये अब केस सेंसिटिव होता है। मतलब क्या है केस सेंसिटिव का, अगर आपने वेरिएबल शुरू में जो है उसको वैल्यू दी है छोटे लेटर्स में, ठीक है, और आपने बाद में जो है एको करवाया है या बाद में कहीं पे यूज़ किया है, तो वो आ गया आपने बड़े कोई उसका कैपिटल स्मॉल का फ़र्क डाल दिया, तो देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। वो कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, ठीक है। जैसे ही आपका एरर आना ना, उसने आपको बताना भी है कि इस फाइल में class1.php की फ़ाइल है, उसकी लाइन नंबर 17 पे क्या एरर है जी, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम है, कि वेरिएबल का नाम जो है वो डिफाइंड, मतलब वेरिएबल आपने डिफाइन ही नहीं किया, आपने शो करवा दिया, ठीक है। क्योंकि इसका n छोटा था, इसका n कैपिटल है, तो हम इसको n छोटा करेंगे, तो ये देखें ये क्या हो गया, ये ठीक हो गया, मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक हो गया। वेरिएबल की समझ लगी है कि वेरिएबल आपने कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे है केस सेंसिटिव है, ठीक है, मतलब स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स विल अफेक्ट द वेरिएबल, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैंने समझ लें कि अच्छा, अब ऐसे ही हमने अरे कोई वेरिएबल में कैसे सेव करानी है, वो ऐसे ही, मतलब कि मैं अब अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है info1 अरे किस लिए यूज़ होती है, आपको पता है अरे कैसे किस लिए यूज़ होती है,
अरे होती है यूज़ कि आपने कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना, मतलब कोई किसी एक ही चीज़ की मतलब मेरे अपने मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही वेरिएबल में करानी है, उसके लिए मुझे 3 अलग अलग वेरिएबल, मतलब यहाँ पे नेम, एज और तीसरी चीज़ क्या लिख दें, सिटी, ठीक है, फैसलाबाद, ठीक है। ये मैंने 3 वेरिएबल बनाए। इससे अच्छा एक ये नहीं है कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँ और उसमें अरे रख दूँ जिसमें ये सारी चीज़ें हों। मैं ऐसे करूँगा अरे, ठीक है, पहले मैं इसमें स्ट्रिंग डाल के नेम रख दूँगा अपना, फिर मैं इसमें एज रख दूँगा और उसके बाद मैं अपनी इसमें क्या रख दूँगा जी, दोबारा स्ट्रिंग डाल के फैसलाबाद, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैंने वेरिएबल एक ही बनाया है, लाइन भी मेरी एक ही यूज़ हुई है और मैंने 3 चीज़ें भी सेव करवा दी हैं। अब मैंने अपना यहाँ पे अकेला नेम शो करवाना है। अकेला नेम मैं कैसे शो करवाऊँगा, किसी को याद है? जावास्क्रिप्ट सेम जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, दसो बताएं ज़रा, मैं लिखना शुरू करता हूँ। एको तो लिखना ही है, ठीक है, हाँ लिख लिया। आगे एको $info1, हाँ सही है अभी तक। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के अंदर 0, बड़ी ब्रैकेट के अंदर 0, बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह आपने ये शो करवाना होता है। इसको मैं पहले वाले नेम को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक एको ब्रेक भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखें ज़रा क्या होगा, अब वो शो हो रहा है, ठीक है, नाम मेरा शो हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने अपनी एज शो करवानी है। मेहताब बताएं ज़रा कैसे करवाऊँगा, क्या चेंज करूँ मैं दूसरी वाली इसमें लाइन में? यहाँ पे मैंने क्या चेंज करना है कि मेरा एज शो हो मेरी, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 कर देना है और ऐसे ही मैंने सिटी शो करवाना है तो मैंने यहाँ पे 2 कर देना है, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, बिल्कुल मेरे तीनों वेरिएबल भी शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने अरे में एको क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अरे कैसे शो हो सकती है, प्रिंट आर के ज़रिए। लेकिन मैंने एको क्यों लगाया, क्योंकि हमने पूरी अरे के सारे एलिमेंट्स नहीं शो करवा रहे, हम उसका एक एलिमेंट ले रहे हैं जो कि स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को तो हमने पता ही है कि हमने एको करना है, सारे लाइन वाइज ही शो करवाना सीधी ही, लेकिन वो ऊपर वाले जिदा कीता ना, वो ऊपर विच दस रहा वा इदा है ना, अलग-अलग वो इदा नहीं है, इदी लाइन वाइज आने लाइन में तो मतलब अलग-अलग नहीं ना करना, अलग-अलग नहीं करना यूज, ब्रेक ना डालो। ओहो अच्छा आ एको हर बार यूज नहीं करना, एको बारी दे विच आ सारे। अच्छा ओ एको, अच्छा बुरहान कह रहा है कि ना हमने एको एक यूज़ करना है और सारे एक ही लाइन में भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमने कि हमने इनको एक ही लाइन में लिखना है। तो वो कैसे लिखना है, एको, और हमने इनको मिलाना है स्ट्रिंग के ज़रिए। अब 2 वेरिएबल को हम कैसे मिलाते हैं, info1 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 0, ये तो हो गया मेरा नाम शो। उसके बाद हमें लिखना है डॉट, 2 वेरिएबल को बना, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता था प्लस, इसमें क्या यूज़ होना है जी, डॉट, ठीक है। डॉट ऐसे ही info1 और 1, फिर डॉट info1 और 2, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, अनस 23 फैसलाबाद। लेकिन अब ये सही तो नहीं लग रहा ना, हमने कोई स्पेस डालें, कोई वो डालें, तो उसके लिए हमने क्या क्या करेंगे, कोई आइडिया है? हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे कि वो डैश आ जाए, मतलब अनस के बाद डैश है, 23 के बाद भी डैश है, तो वो क्या करेंगे हम बताएं ज़रा, कोई गलत भी बता दो बेशक। मतलब अनस ये है, 0 स्ट्रिंग के बाद जो डॉट है, हाँ डॉट यहाँ पे डॉट डालो, ओपन करके उसके अंदर ब्रेक, क्या करना इधर है, एक डॉट आएगा ना, हाँ यहाँ पे आगे 2 डॉट आ गए, और स्ट्रिंग के अंदर ब्रेक, हाँ इन ब्रेक दोनों के नहीं, दरमियान में ब्रेक, ठीक है, डैश डाल देनी है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, ये वाला वेरिएबल था ना, पहले तो वेरिएबल के साथ अटैच हो रहा था, अभी ये पहले स्ट्रिंग के साथ अटैच हुआ है, फिर वो जो स्ट्रिंग है आगे वो अगले वेरिएबल के साथ अटैच हुई है, ठीक है। ये अब देखें ज़रा क्या बना उसका, ये देखें ज़रा, अनस के बाद ये वाली स्ट्रिंग अटैच हो गई है, ठीक है। डैश नहीं लेनी, फिर कोई और चीज़ डालनी हो तो आनी तो स्ट्रिंग के अंदर ही है ना, स्ट्रिंग स्पेस आ गई, ठीक है। इसी तरह इस वाले के अंदर
लेकिन ये जो हम बीच में डॉट के और इसमें इन्वर्टेड कॉमा में जगह छोड़ वो पता कैसे वो सिर्फ चलेगा आसानी कितनी के लिए स्पेस है? नहीं वो सिर्फ आसानी के लिए ना भी छोड़ें तो कोई मसला नहीं है, ये ना भी छोड़े कोई मसला नहीं, वो सिर्फ आसानी के लिए कि कोड समझने में आसानी होती है। जैसे मतलब अलग अलग लाइन पे भी इसे लिखते हैं, हालांकि ये सारा कोड हम एक लाइन पे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं पड़ना है इस तरह हम लिख सकते हैं, लेकिन वो इसलिए कि हमें कोड समझने में आसानी हो। अगर हम दोबारा कोड देख रहे हैं तो हम कोड देख रहे हैं तो उसमें क्या हो, हमें आसानी हो कि हम समझ सकें कि ये लिखा क्या हुआ है। अब ये देखिए मैंने 2 स्ट्रिंग्स मिला दी तो क्या हुआ, ये अब ये आ गई। अब मैंने लिखना है कि माई नेम इज़ अनस, माई एज इज़ 23 ईयर्स ओल्ड, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन फैसलाबाद। तो कैसे लिखूंगा मैं, बताएं ज़रा फार्म साहब, अब आपने बताना है जो बैठे तो मैं लिखना है माई नेम इज़ अनस, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव इन फैसलाबाद। बताओ ज़रा, शुरू हो जाओ फार्म चौधरी। पहले स्ट्रिंग डाल देंगे ना ये। हाँ जी, क्या लिखना है? इसके अंदर लिखेंगे माई नेम इज, आगे डॉट डाल के यहाँ पे डॉलर इन्फो। हाँ नहीं इसके बाहर स्ट्रिंग के बाहर डाल देना। हाँ जी, डॉलर इन्फो और जीरो डाल देंगे इसकी ज़ीरो, उसके ब्रैकेट के अंदर ना 0 आगे फिर डॉट डाल के फिर स्ट्रिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे माई एज इज, और फिर सेम ऐसे ही माई एज इज, हाँ जी, एज इज, आगे डॉट डॉलर इन्फो ब्रैकेट के अंदर 1, हाँ जी, फिर डॉट डाल के फिर स्ट्रिंग डाल के आई लिव इन फैसलाबाद ऐसे लिख देना। नहीं वो यही दोबारा डॉट डाल के डॉलर इन्फो और ब्रैकेट के अंदर 2। अच्छा जी, अब अगर कोई एरर आया तो आपने बताना है कि एरर किस वजह से आया, ठीक है? इसमें जो एक मिनट आपने बताया। हाँ फार्म साहब, ये आपका आउटपुट है और ये सारे एरर आ गए। खैर से पढ़ो ज़रा, पहला एरर क्या है? अनडिफाइंड वेरिएबल है और ट्राइंग टू वेरिएबल सेट अनडिफाइंड वेरिएबल। अबे पहला देख तो बस जो एरर्स आते हैं ना, बात सुनो मेरी सब, जो एरर्स आते हैं, एक मिनट, जो एरर्स आते हैं ना, बात सुने, जो एरर्स आते हैं ना, आपने ये नहीं करना कि पहले जो आखिरी वाला एरर है उसको हल करने बैठ जाना है। पहले आपने करना है जो सबसे पहले नंबर पे एरर है, सबसे पहले नंबर पे एरर, उसकी वजह से 2-3 एरर आ रहे होते हैं, तो जो अगर आपने वो हल कर लिए 2-3 एरर आपके वैसे ही खत्म हो जाने हैं। तो ये देखें क्या कह रहा है ये फार्म साहब, बताओ ज़रा, और हल कैसे होगा? वेरिएबल डिफाइन नहीं है वो जो हमारा पहले वाला है, इन्फो, डॉलर इन्फो वाला। हाँ तो कहाँ पे क्या कौन सा डिफाइन है, क्या गलती है? ये है तो सही इन्फो वाला। इन्फो क्या कि वो नहीं लिखा हुआ 1। हाँ तो वो किसने लिखाना था? 1 वेरिएबल, हमारा वेरिएबल कुछ और था ना, 1 था हमारा, उसका नाम वो- से लिखा हुआ ना, तो वो आपने लिखाना। ये सब में आ जाएगा 1 में। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਫੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਇੱਥੇ? इन्फो 1 ओहो नहीं उस पर लिखा हुआ था इन्फो 1 मेरे क्या चेंज किसी कोई भी नहीं चलिया, ਅੱਲਾ आया नहीं कुछ। माई नेम इज अच्छा, नस भी नहीं आया, एज भी नहीं आई, फैसलाबाद भी नहीं आया। नहीं चेंज की कितना ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇੱਕ वहाँ ਹੀ लिखता ਲੱਗਾ। आ जेड़ा वेरिएबल ना इसे इसे एक ਬਾਅਦ लिखना ब्रैकेट ਤੋਂ ਬਾਅਦ अच्छा इन्फो 1 ਉਹਦੇ से ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਗਾ। कल्ला इन्फो लिखते थे, ठीक है? ये देखो ठीक हो गया, वो आ गया, ठीक हो गया, समझ लग गई है? हमने इसको कहते हैं कंकैटिनेशन, ठीक है? वेरिएबल कल मतलब जितना लिखा गया था बस। हाँ कैटी, और आप वहाँ से ही आपको समझ लग जानी है, कॉपी पेस्ट नहीं। मैं जब लिख रहा था इन्फो तब वो मुझे ऑप्शन दे रहा था इन्फो 1 का, क्योंकि सिर्फ वही है और किसी का नहीं, वो ये option दे वेरिएबल रहा। जब डिफाइन किया हो तो वो मैंने दे देता है। हाँ जब देना है आपने डिफाइन किया है तब भी देना है उसने। कंकैटिनेशन किसको कहते हैं? अटैचमेंट ऑफ वेरिएबल विद वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है? मतलब आपने एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ मिलाना है तो आपने कंकैटिनेशन यूज़ करनी है। कंकैटिनेशन इसको कहते हैं, ये जो डॉट के साथ हमने यूज़ किया ना, इसको कंकैट भी कहते हैं। और डॉट के साथ मतलब हमने ये स्ट्रिंग को
इस वेरिएबल के साथ मिलाया, इस वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ मिलाया। वो जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये यूज़ हुई है ना, ये स्ट्रिंग आ रही है पूरी, उसको मैंने मिलाया जी इस वाले वेरिएबल के साथ, ठीक है, ये अरे के वेरिएबल के साथ। उसके बाद आगे गए हैं, इस वाली पूरी स्ट्रिंग को फिर मैंने आगे जाके इसके साथ मिलाया। उसके बाद मैंने डेट बनाई है, उसको मैंने इसके साथ मिलाया, ठीक है। लगी है तो वो कौन समय लगी है डॉट के साथ आपने मिलाना होता है, ठीक हो गया। समझ आइए, समझ आएगी वेरिएबल क्या होता है, एको कैसे करते हैं, वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कैसे मिलाते हैं, और अरे क्या होती है, समझ लगी क्या ना। जी जी। हाँ, और वेर डंप किसके लिए यूज़ होता है, अब यहाँ पे मैंने ना पता करना है कि नेम की डाटा टाइप क्या है। ये वाले वेरिएबल मुझे नहीं पता कि वेरिएबल में क्या चीज़ आ रही है, ठीक है, तो मैंने पता करना है कि उस नाम की डाटा टाइप क्या है। एक मिनट रुकें ज़रा बस। ठीक हो गया। तो वो मैंने कैसे पता करनी है, मैंने आके लिखना है, आपको बताया था var dump नेम, मैंने वो वेरिएबल उसके अंदर लिख दिया। तो ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि जी मेरे है ना, इसका मैं आपको ब्रेक भी देता हूँ, ये देखें ज़रा, वो मुझे बता रहा है स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ क्या है, 4 है, ANAS 4, ठीक है। तो उसने मुझे डाटा टाइप बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं किसी और चीज़ की डाटा टाइप पता करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर नेम, ये एक मैंने वेरिएबल बना दिया, इसमें मैंने लिख दिया 16। इसकी ये डाटा टाइप क्या देगा, इसकी ये डाटा टाइप क्या देगा, ये इंटीजर और लेंथ क्या, इंटीजर 2 लेंथ 2 लेंथ आनी नहीं है। इंटीजर जो भी उसकी होती है, तब वो इंटीजर जो होती है उसी को उसके अंदर शो कर देता है। ये देखिए ना, 16 को उसने 16 ही शो कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे वैर डंप करूँगा इसको 16.30 को, पॉइंट आ गया। अब क्या इसकी हो गया आपके ख्याल में डाटा टाइप, बताएं ज़रा, बोलो भी। इंटीजर ही होगी इस ये इंटीजर होता है, हाँ, जिसमें पॉइंट आता है। पॉइंट फिर क्या होता है, मैथ्स में क्या कहते हैं इसे, नहीं तो अगर ये उसमें आता है डेसिमल में, डेसिमल बोलते हैं। हाँ, तो डेसिमल भी तो डेसिमल, इसकी डाटा टाइप उसको कहते हैं फ्लोट या डबल। देखते हैं ये यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोट आ गया, ठीक है। और उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया मेरे ख्याल से, नहीं जीरो उसने ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स उसने शो करना होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तब वो पूरी वैल्यू शो करेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, वो जो बाद में ज़ीरो है उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर के बाद ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए वो ज़ीरो नहीं था शो कर रहा, ठीक हो गया। var dump किस लिए यूज़ होता है, किसी वेरिएबल की डाटा टाइप मालूम करने के लिए, ठीक है। तो समझ आ गई है आपको सारी, अरे कैसे बनानी है, अरे को यूज़ कैसे करना है, अरे के एक एलिमेंट को कैसे लिखना है, ठीक है, समझ आ गई है ना। जी जी। आपने अब अच्छा ये जो हमने लिखा है 16 हाँ जी 16 पॉइंट समथिंग, तो अगर इसमें डबल करें, मतलब दो चीज़ें ही इकट्ठी लिखें, वेरिएबल दो ही लिख दें, तो फिर कैसे होगा, समझ नहीं है कैसे डबल करना है। मतलब जैसे ये ऊपर वाला हमने डॉट लगा के डबल किया ना, दो दो तीन तीन चीज़ें इकट्ठी लिखी हैं, तो अगर इसी तरह एक ही लाइन में हमारे पास ज़्यादा हो इंटीजर्स वगैरह, तो फिर वो उसको कैसे करेंगे। इंटीजर्स को मतलब ये इस तरह दो इंटीजर्स बन जाए, var name 2 इक्वल्स टू नहीं वो तो 2 में होगा ना, अगर 1 में ही करें, मतलब कि 16 भी हो, आगे स्पेस दे कुछ और हो, ऐसा स्पेस दे के नहीं, फिर आप उसको मिलाने के लिए स्ट्रिंग में रखो और आगे इसको दोबारा एक स्ट्रिंग ऐड कर दो इसमें, मतलब उसी तरह कंकैटिनेट कर दो इस तरह। ठीक है, सुन रही, ये देखें ज़रा, वो आ गई है 16.3, आगे स्ट्रिंग अटैच की है
11.12, लेकिन इस तरह ये होता तो है ही नहीं है, इसको हम वेरिएबल के अंदर रख के करते हैं। या जो नंबर होते हैं वो तो ऐसे अटैच होते ही नहीं है, वो नंबर जो होते हैं वो हम उनको या आपस में प्लस माइनस ही करते हैं, और जो उनका रिजल्ट होता है उसको ऐसे शो वाला करना यूज भी ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕੋ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਵਾ ਜੀ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਮ ਰੱਖਤੇ ਆਪਣੇ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਅਰੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈयद अपना पूरा नाम रखता, मतलब एक एग्जांपल है अनस बुखारी, ठीक है। ये देखो नीचे आके तुसी कितने दरम्यान च रखता कोड आ वाला मेरा कोड आ सारा, मैं लिखा 4000 लाइना वा ये, ठीक है ना, तो ये पता नहीं लगता कि कितने की यूज़ होया वा। इत्थे मैं आ यूज़ किया, मैनू नहीं पता लग रहा, मैं इत्थे आके एको कर रहा नेम, ठीक है, एको नेम, उन्हें मैनू एरर दई जाना, क्यों एरर, क्योंकि देखो पहले देता ना अरे टू स्ट्रिंग करवाई है, वो कह रहा है कि तुसी अरे नू एक स्ट्रिंग की तरह वो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर डील कर रहे हैं। उत्थे उन्हें आके मैं देखूँगा यार कि इशू आ रहा है, जिथे एको कर रहा ना वो नाल ही मैं करूँगा यदी डाटा टाइप मलूम, ठीक है। मैं डाटा टाइप मलूम की, उन्हें मैंने दसता कि भैया एक अरे आ जिहदी लेंथ 3 जी है वर्डम के अंदर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਈ, मैं सब कुछ ਦੱਸਦਾ तो मैंने पता लगा अच्छा तो मैं आह वैरिएबल बनाया वा, या फिर मैं उन्होंने वैरिएबल का नाम चेंज करूँगा या फिर मैं उस अरे ਨੂੰ यूज़ करूँगा। अरे क्योंकि पहला टाइप ਦਾ एको नहीं होती, हाँ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ टाइप ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ, ठीक है। तो वर्डम एस ਲਈ यूज़ ਹੁੰਦਾ, समझ लगी सारी चीज़ों ਦੀ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, तो वरना कल फिर तुसी ना सारा करियो, फिर आप कोई लगातार ही हुन करते हैं ताकि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ना इन्हू खत्म करिए। आही बनाना मैं जो क्लास सीधा आही कुछ करना, वेरिएबल वगैरह यूज़ करके देखने आ, स्ट्रिंग बना के देखनी है, बनाना तो कुछ नहीं अपने देखना बना के फिर दिखाना भी इतने दिखाने को बड़ा कुछ है। बैकएंड में सिर्फ PHP यूज होगी या और भी करना नहीं, हमने PHP करनी है, वरना मतलब डिफरेंट लैंग्वेज है ना, कोई रिएक्ट यूज़ करता है, रिएक्ट JS मतलब जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, वो भी PHP वो एज अ बैकएंड यूज़ होती है, नोड JS है, पाइथन यूज़ होती है वो, लेकिन ये इकट्ठी नहीं यूज़ करती, या पाइथन या PHP इस तरह। इससे सारा काम हो जाएगा PHP से ना बैकएंड। हाँ काम तो होता है, वो कोई जो एप्लीकेशंस और तरह की होती हैं, जैसे ये स्कूल के LMS सिस्टम वगैरह वो अलग बैकएंड में बनते हैं, जावा भी एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज़ होती है, C++ भी यूज़ होती है, सारी यूज़ होती हैं वो, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी है कि आपने PHP करनी PHP को लो। नीचे वाली नहीं समझ आई, लास्ट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ठीक है, ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਡਿਜਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੀਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨੰਬਰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵਾਰ ਡੰਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ फंक्शन। ठीक हो गया, समझ आ गई है आज की? कोई इशू है तो पूछ लें कि कॉल का टाइम ख़त्म होने वाला है, इन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए, 6 मिनट रह गए। ठीक हो गया। अच्छा इसमें वो जो विजुअल स्टूडियो में हमारा एक्सप्लोर आ रहा है वो कहाँ से ओपन होगा, अगर वो ओपन ना हो रहा हो तो? क्या आ रहा है ये वाला, ये जो एक्सप्लोर आ रहा है ना, हाँ जी ये वाला, ये अगर ना आ रहा हो पूरा तो फिर ये कैसे करें? अगर आप एक फाइल ओपन करोगे तो नहीं आता, आपने पूरा फोल्डर ओपन करना है। ओपन फोल्डर में जाके, ओपन फोल्डर में जाके पूरा जो फोल्डर है ना इस पर आप काम कर रहे हो वो ओपन करना है, तब ये एक्सप्लोरर आता है। एक फाइल ओपन करोगे तब नहीं आता एक्सप्लोरर।
नहीं, या फिर ये इस तरह शायद हाइड हुआ हो, इस पर क्लिक करके आप शो कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसमें हमें जब भी हमने करना है तो हर बार ही हमें फोल्डर करना पड़ेगा ओपन। करना क्या मतलब, जब आप कोडिंग कर रहे हैं आपने एक दफ़े करनी होती है। जब आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप ये फोल्डर ओपन करें पूरा, आपने फाइल की ओपन करनी है, ताकि अगर नई फाइल बनानी पड़े तो आप यहाँ से सिंपल ये यहाँ पे क्लिक करो और उस फोल्डर के अंदर आप कोई भी फाइल बना लो, class 2 जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे class2.php, वो फाइल बन गई, फोल्डर बनाना है यहाँ तो से जब आगे ये folder आपने बनाना। जब इसका जब आपने नया फोल्डर अभी बनाया है तो उस फोल्डर को ओपन किया तो फिर उसके बाद ये क्लास बनाई है। नहीं, ये तो मैंने अभी उसी फोल्डर के अंदर वो 2 क्लासेस होगी ना, यहाँ पे फोल्डर बनाया है इमेजेस, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जब अब इस टाइम मैं बाहर वाले फोल्डर पे क्लिक कर दिया, अब मैं कोई नई फाइल ऐड करूँगा तो ये बाहर वाले फोल्डर के अंदर आ रही है, लेकिन जब मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक करके कोई फाइल करूँगा ना तो वो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर गई है। ये देखें जरा, इमेजेस वो पता लग जाता है कि कौन सी फाइल किस फोल्डर के अंदर है। ये देखें, ये वाली इमेज वाली जो है वो बाकी से थोड़ा सा आगे है और इमेजेस की नीचे है, मतलब इमेजेस की नीचे और थोड़ा सा आगे करके, इसका मतलब है इमेज वाले के फोल्डर के अंदर ये वाली फ़ाइल पड़ी है, ये वाली इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर पड़ी है ये वाली फ़ाइल। थोड़ा सा आगे करके ना राइट साइड को करके थोड़ा सा, इससे पता चलता है कि ये किस फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है। जी जी, ये इसलिए करते हैं ताकि यहाँ से फाइलें बनाने में आसानी होती है, नहीं तो वहाँ पे जाके पहले न्यू टेक्स्ट फाइल बनाओ, उसका नाम चेंज करके उसको PHP करो, ठीक है। अब आपने वीडियो को ही फॉलो करते हुए पहले तो आपने वो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है XAMPP, और उसके बाद आपने वहाँ पे जाके फाइल्स रख के और उन फाइल पे आपने कोडिंग करनी है htdocs के फोल्डर के अंदर, जो मैं शुरू में बताया था, ठीक है। कहीं और करोगे तो वो शो नहीं होगा, ठीक है। आपने जब एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेना है और अपाची स्टार्ट करके ना यहाँ पे आके लोकल किसी भी ब्राउज़र के अंदर लोकल लिख के चेक कर लेना है कि आपका वो आ रहा हो, वो क्या कहते हैं उसको, वो डैशबोर्ड आता है। लेकिन आपने क्या करना है, htdocs जब इंस्टॉल हो ना htdocs के अंदर उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स पड़ी होती है, वो आपने सबसे पहले डिलीट कर देनी है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो डिलीट करके तो फिर आपको जो आपकी फाइल्स होंगी ना वो इस तरह शो होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे मुझे मेरे फोल्डर शो हो रहे हैं ना, इस तरह आपको आपकी फाइल शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक हो गया। जी चलें ठीक है फिर, ओके, कल फिर काम करें ओके, ताकि अभी ठीक इसमें कोई है। वो ना आए हमारा ना, कोई ब्रेक ना आए। एक मिनट गायब हाँ, नहीं। जी जी, यार, डेटाबेस और सर्वर में क्या फ़र्क होता है? डेटाबेस जो है ना वो है आपका, कह लो कि ना जैसे घर है ना, आपका घर वो आपका सर्वर है, उसमें आप भी रह रहे हो, उसमें क्या कह रहे हैं आपकी चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह सर्वर जो है वो घर है, उसमें फाइल्स भी पड़ी हैं, उसमें डेटाबेस भी पड़ी है। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस है आपका जैसे आप कह लो कि पेटियाँ हैं या अलमारी है, उसमें अब आपने वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं उसके मुतल्लिक जो आपने घर वालों ने यूज़ करनी है। तो इसी तरह से जो फाइल्स ने जो डाटा यूज़ करना है वो डेटाबेस में पड़ा है, ठीक है ना, समझ आइए। डेटाबेस में चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर पड़ी होती हैं और जो सर्वर है उसमें फाइल्स भी पड़ी हैं। डेटाबेस में केवल डाटा जाता है, मतलब टेक्स्ट वगैरह, उसमें फ़ाइल नहीं सेव होती, फ़ाइल जो है वो सर्वर में रहती है। ठीक है। अच्छा, ये जो होगा अपना, जब हम कस्टमर को जमा करवाएंगे ये बनाने के हाँ। बाद, तो वो अपनी रन करने के लिए ये PHP की जो सी फाइल होगी ये अपने होस्टिंग पे रख देगा। हाँ, ये अपनी होस्टिंग पे अपलोड कर देगा पूरा फोल्डर ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही है, चलें ठीक हो गया, ओके, हम्म, टाइम भी खत्म हो गया। ठीक होगा। बाय।